Audio Jungle. नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MSN4U में। दोस्तों, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है, बहुत ही कॉमन डिजीज है जो आजकल हमें देखने को मिले। आप क्लिनिकल हॉस्पिटल्स में जाते हैं, बेसिक इमरजेंसी में काम करते हैं तो देखते हैं कि पेशेंट को यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रही है और पेशेंट वो सीवियर पेन से कर्रा रहा होता है, मतलब पेन को फेस कर रहा होता है, जिसकी वजह क्या है? प्रोस्टाटाइटिस। प्रोस्टाटाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे यूरेथ्रा को नैरो करती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है और पेशेंट को यूरिन पास करने में डिफिकल्टी होती है। बेसिकली इस कंडीशन को सबसे पहले हमें पढ़ने से पहले इसकी बेसिक एनाटॉमी जान लेनी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक प्रोस्टाटाइटिस। देखो, प्रोस्टाटाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को इन्फ्लामेशन हो रही है किसकी? प्रोस्टेट ग्लैंड की। अभी प्रोस्टेट ग्लैंड होती क्या है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती क्या है? देखो, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये हमें देखने को मिलती है मेल के अंदर, ये फीमेल के पास नहीं होती है। ये मिलती है हमें किसके अंदर? मेल के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है। अगर इसकी साइज की बात करें दोस्तों तो इसका साइज होता है, इसकी 4 सेंटीमीटर होती है विड्थ, मतलब चौड़ाई। इसकी लेंथ की बात करें तो 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है। और वहीं हम इसकी अगर थिकनेस की बात करें तो वो होती है 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर हम इसकी शेप की बात करें, जो इसकी शेप होती है, किस तरह के इसका आकार होता है, हम आता है अगर एग्जाम में कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये किस आकार की, किस शेप की होती है, दोस्तों इसकी शेप होती है वॉलनट शेप। आपने अखरोट देखा होगा, अगर अखरोट को आप बीच से तोड़ते हैं, तो बीच से जो तोड़ते हैं उसका जो हाफ पोर्शन होता है, अगर आप उसकी शेप देखेंगे तो बिल्कुल हमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड है बिल्कुल वैसी शेप की हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके वेट की बात करें दोस्तों, इसके वजन की बात करें तो नॉर्मल एडल्ट का जो प्रोस्टेट ग्लैंड का वेट होता है वो होता है 20 से 25 ग्राम। ठीक है, नॉर्मल एडल्ट के लिए। ठीक है, नॉर्मल एडल्ट के लिए कितना होता है? 20 से 25 ग्राम। अब देखो क्या काम है इसका। देखो, ये हमारी किडनी है। ठीक है। और ये जो यूरेटर है ये बेसिकली खुल रहे हैं हमारे ब्लैडर के पास। अब जो ये ब्लैडर है, एक बार रफ करके बना देता हूँ, ब्लैडर का खाली चित्र बना देता हूँ। अब यहीं से हमारा क्या निकल रहा है? यूरेथ्रा। ठीक है। अब ये यूरेथ्रा के इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से यूरेथ्रा को घेर के रखती है। अगर इसकी हम लोकेशन की बात करें तो ये ब्लैडर के जस्ट नीचे ये हमारे यूरेटर खुलते हैं इसकी इस तरीके से आके ब्लैडर के अंदर, और इस तरीके से ये ऊपर चले जाते हैं किडनी के पास। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, जिसकी लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन होती है दोस्तों, तो जस्ट बिलो ब्लैडर के, मतलब ब्लैडर के जस्ट नीचे। और भी एग्जैक्ट की बात करें तो ये जो रेक्टम एरिया होता है, जो हमारे लेटरिन का जो रास्ता होता है उसके जस्ट सामने, मतलब एंटीरियर पोर्शन पे ये एग्जैक्ट लोकेशन पे होती है। समझ आया? ब्लैडर के जस्ट नीचे और जो रेक्टम एरिया होता है उसके जस्ट आगे। इसका जो एग्जामिनेशन कहता है वो रेक्टम एग्जामिनेशन के साथ साथ क्या होता है, मतलब क्या है कि जो लेटरिन का जो रास्ता होता है वहां से फिंगर इंसर्ट करके इसको फील किया जाता है, और ये फील करने में पेशेंट को क्या करती है? पेन फील कराती है। मतलब क्या है, पेशेंट का जब एग्जामिनेशन किया था पेशेंट को दर्द होता है। तो दोस्तों, इसकी बेसिक एनाटॉमी थी। अगर इसका फंक्शन की बात करें हम तो इसका जो फंक्शन, मेन प्राइमरी जो फंक्शन है इसका प्रोस्टेट ग्लैंड का, इसका प्राइमरी फंक्शन होता है जो स्पर्म होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है। नरिशमेंट कैसे प्रोवाइड करेगा? क्योंकि ये क्या करता है, जो स्पर्म होता है उसको उसमें फ्लूइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, स्पर्म को बनाता है और उसमें फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है उसको फोर्सफुली इजैकुलेट करा सके।
ठीक है। जब भी इजैकुलेशन के टाइम पे आता है, जो मेल होता है वो इजैकुलेशन करता है तो किसकी हेल्प से करता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड की हेल्प से ही करता है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड उसको क्या करती है, फोर्स प्रोवाइड करती है और स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इसका एक प्राइमरी फंक्शन हो गया। अब ये दिक्कत आती कहां से है, अब हम बात कर रहे हैं कि प्रोस्टेटाइटिस। अब प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब जो आइटिस वर्ड जुड़ा है ये वाला, समझ आया? आइटिस वर्ड का मतलब क्या है दोस्तों, इन्फ्लामेशन। अब आपको समझ आया होगा इन्फ्लामेशन। ठीक है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई इन्फ्लामेशन हो गई, मतलब क्या है, प्रोस्टेट जिसको हम गदूद भी बोलते हैं, इसमें आ गई है सूजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन आ गई है, अब पेशेंट को हो रही है दिक्कत, मतलब पेशेंट को कौन सी दिक्कत होने वाली है, अब इसने क्या किया हुआ था, इसने यूरेथ्रा को, जहां से पेशेंट यूरिन पास करता है, अब ये उसी के चारों तरफ थी, अब वहां पर क्या कर दिया उसने, यूरेथ्रा का साइज को कर दिया ऑब्स्ट्रक्ट, मतलब जो ट्यूब है, वो डक्ट है, उसको क्या कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, नैरो कर दिया, जिसको पेशेंट को हो रही है यूरिन पास करने में प्रॉब्लम, मतलब डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। अब पेशेंट को होगा पेन, जलन भी होगी, और साथ में पेशेंट को होने वाला है ब्लड आएगा यूरिन में, मतलब हिमेचूरिया। अब ये दिक्कत आती कहां से है, ठीक है दोस्तों। अब ये दिक्कत होती है, मतलब इसके कारण की बात अगर हम करें तो ये दिक्कत होती है इन्फेक्शन की वजह से। इन्फेक्शन की वजह से, अब वो इन्फेक्शन कौन से होते हैं, वो होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है। अब जो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर जाते कैसे हैं, ये हम पढ़ेंगे टाइप्स में। ठीक है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हम बात करें निजीरिया, गोनोरिया की, ठीक है। दूसरा हम बात करें अगर इकोलाई, इसीरिया कोलाई, ठीक है। क्लेमाइडी, क्लेमाइडी, ट्रैकोमैटिस, दूसरा होता है एसटीडी। समझ आया? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या करते हैं, ये बॉडी के अंदर इन्वेड होते हैं। अब इन्वेड किस तरीके से हो रहे हैं दोस्तों, ये इन्वेड होते हैं दोस्तों सेक्सुअल ट्रांसमिशन की वजह से, मीन सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से, या दूसरा हम बात कर सकते हैं यूटीआई की वजह से, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। अब उसी के थ्रू ये बॉडी के अंदर इन्वेड होंगे, मतलब क्या है, बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे और जाकर क्या करेंगे, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन, जिसकी वजह से क्या करता है, जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स करता है कि कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर एंटर गया है, क्या करेगा, वो आपकी बॉडी के अंदर फाइट करेगा, किसके अगेंस्ट, जो भी पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है। अब जब आपका इम्यून सिस्टम उस पैथोजन के अगेंस्ट काम करेगा तो क्या होगा, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, और उस इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के दौरान ही इन्फ्लामेशन बॉडी के अंदर आ जाती है, जिस जगह वो पैथोजन एंटर करा है और जाके वो स्टक हुआ है और ग्रो कर रहा है। समझ आया? अगर हम इसके टाइप की बात करें तो दोस्तों आपने इस बुक में, काफी बुकों में देखा होगा कि इसके जो टाइप्स हैं, कितने टाइप पढ़ने वाले हम, इसके 4 टाइप। दोस्तों आप नोट्स बनाते रहेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको नोट्स से रिलेटेड कोई डाउट है या आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, तो मैं साइड में एक नोट्स चलाता हूँ, वहाँ से आप नोट्स बनाते हैं। अगर उसमें भी आपको समझ नहीं आता तो आप हमें मैसेज या कमेंट करके वो चीज़ हमें बता सकते हैं, जिससे क्या है कि हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसका जो फर्स्ट टाइप है दोस्तों वो होता है एक्यूट। एक्यूट प्रोस्टाइटिस। अब ये एक्यूट क्यों बोल रहे हैं, मीन्स अचानक से बॉडी में कोई पैथोजन गया है जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी प्रोसेस बॉडी के अंदर हुई है, और पेशेंट के अंदर, जो पेशेंट का
प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके अंदर आ गई है सूजन। अब सूजन किस वजह से आ रही है? वो आ रही है किसी पैथोजन की वजह से, मींस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। जी हाँ, किसी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से पेशेंट को आने वाले सीवियर और सडन सिम्टम्स, मतलब क्या, अचानक से पेशेंट को सिम्टम्स आने वाले हैं, वो सिम्टम्स होंगे सीवियर, जिसकी वजह से पेशेंट को सीवियर पेन हो सकता है, हेमेचूरिया हो सकता है, मतलब यूरिन में ब्लड आ सकता है और पेशेंट को पेशाब का बंद लग सकता है, इसको हम बोलते हैं डिस्यूरिया। जी बिल्कुल, इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को एक्यूट प्रोस्टाइटिस में देखने को मिल सकते हैं। दूसरे की अगर हम बात करें, ये क्रोनिक, ठीक है। अब आपको क्रोनिक वर्ड से समझ आ रहा होगा कि कंडीशन बहुत लंबे समय से चल रही है, कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो है, लेकिन सिम्टम्स पेशेंट को लेट आए हैं, काफी टाइम बाद पेशेंट को सिम्टम्स आए हैं, या पेशेंट को सिम्टम्स तो आ रहे थे पर पेशेंट ने क्या किया, उन चीजों को इग्नोर किया है कि कोई छोटा मोटा चीज होगी जो अपने आप ठीक हो जाएगी। पर वैसा नहीं है। अगर हमारी बॉडी में कोई पैथोजन इन्वेड हुआ है, कोई बाहरी पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर किया है, तो हमारी बॉडी जरूर हमें इंडिकेट करती है। वो आपको समझना बहुत जरूरी है कि बॉडी इंडिकेट कैसे करती है। सबसे पहले ये पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर किया होगा तो पेशेंट को फीवर आया होगा, है ना, इन्फेक्शन होगा तो बॉडी के अंदर फीवर तो आएगा ही। दूसरा, पेशेंट को यूरिन पास करते समय जलन हुई होगी, तो उसने क्या किया, उस टाइम पे उस चीज को इग्नोर किया, पैरासीटामोल खा लिया, कोई पेन किलर खा ली तो नॉर्मल हो गया। पर कंडीशन क्या है कि बैक्टीरिया लगे तो कोई मेडिकेशन नहीं खाई है, अब ये कंडीशन बन गई क्रोनिक, जिसकी वजह से पेशेंट को लंबे समय तक ये चीजें रहने वाली है, और पेशेंट का जो प्रोस्टेट है उसका साइज क्या होने वाला है, इनलार्ज, जिसकी वजह से आगे पेशेंट जाके बनने वाला है, मतलब बीपीएच की प्रॉब्लम उसको आगे जाके होने वाली है, अगर ये चीजें उसने कवर नहीं किए, इसके सिम्टम्स रिकवर नहीं किए, मेडिसिन नहीं खाई है। तो क्रोनिक प्रोस्टाइटिस मतलब क्या है कि काफी लंबे समय से चलती आ रही दिक्कत, और पेशेंट को सिम्टम्स लेस सीवियर है एज पर एक्यूट, मतलब कि एक्यूट से लेस सीवियर है। अगर पेशेंट को यूरिन पास कर रहा है तो जलन फील हो रही है, पर पेशेंट ठीक है, चल रहा है। तो आप कैथेटर लाइन डालते हैं, यूरिन के लिए लाइन डालते हैं, तो वहां पे ब्लीडिंग भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर क्या कर सकते हैं कि प्लेटर को तो ड्रेन करना ही है, खाली कराना है, ताकि पेशेंट को रिलीफ मिल सके। दूसरा हम बात करें इसके तीसरे की, वो होता है एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक प्रोस्टाइटिस। अब एसिम्टोमेटिक क्यों बोल रहे हैं? पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम तो है पर सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। प्रोस्टाइटिस की प्रॉब्लम तो है पर सिम्टम्स पेशेंट में नहीं देखने को मिल रहे हैं, बहुत लेस सिम्टम्स हैं। यहां में इसमें क्या होगा, पेशेंट के यूरिन में आपको WBC दिखेगी, वाइट डिस्चार्ज दिखेगा। बोलते हैं ना, पेशेंट का यूरिन में थोड़ा थोड़ा में क्या दिख रहा है, वाइट पैच टाइप के दिख रहे हैं, वाइट डिस्चार्ज दिख रहा है, थोड़ा मवाद टाइप का हमें जो दिखता है, जिसको हम पस फॉर्मेशन भी बोलते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं पेशेंट के यूरिन का कलर चेंज है, वाइट कर्डी है, कर्डी वाइट कलर का उसका यूरिन आ रहा है, तो उसको हम क्या करता है, पेशेंट उस चीज को इग्नोर करता है। इसमें क्या करता है, इसमें भी ये बैक्टीरिया कॉज है, समझ आया। इसमें भी क्या हो रहा है, इकोलाई, निजीरिया गोनेरिया, या फिर हम बोलते हैं क्लैब्सिला क्लेमाइडिया ट्रकोमैटिस, ये सब कौन से हैं पैथोजन है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड पैथोजन होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर यूटीआई के थ्रू फैल जाते हैं और जाकर वहां पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देते हैं। तो दो कंडीशन आपके सामने है, एक होता है बैक्टीरियल और एक होता है नॉन बैक्टीरियल। ठीक है, अब बैक्टीरियल की बात करें सबसे पहले, तो बैक्टीरिया तो है प्रेजेंट पर सिम्टम्स कम है, मतलब बैक्टीरिया की वजह से कोज हुआ है ये, पर सिम्टम कम आ रहे हैं। दूसरा, अगर इसमें हम बात करें कि जब बैक्टीरिया नहीं तो कंडीशन क्यों हो रही है, इसमें दोस्तों कंडीशन हो रही है किसी इंजरी की वजह से, या किसी नर्व कंप्रेशन की वजह से, स्पाइनल कोड की वजह, स्पाइनल कोड इंजरी की वजह से, या दूसरे अदर कारणों की वजह से, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन फील करना पड़ता है, यूरिन
पास करने में प्रॉब्लम होती है, दूसरा उसका सेंसेशन खत्म हो जाता है कि जो ब्लैडर है वो फुल हुआ है नहीं हुआ, वो एम्प्टी हुआ नहीं हुआ, तो इसमें सेंसेशन की प्रॉब्लम पेशेंट को रह सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट को ये कंडीशन हो सकती है जिसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक प्रोस्टाइटिस। अब बात करें फोर्थ नंबर की, फोर्थ नंबर जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक प्रोस्टाइटिस, या इसका जो दूसरा नाम है इसका नाम है पेल्विक पेन सिंड्रोम। ठीक है साथियों, पेल्विक पेन सिंड्रोम। अब क्या होने वाला है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को काफी समय से प्रॉब्लम है, ये भी दो कंडीशन पे डिपेंड करती है। सबसे पहले इन्फ्लामेटरी, दूसरा होता है नॉन इन्फ्लामेटरी। दोस्तों ये कोज होता है कोज बाय ऑटो इम्यून कंडीशन, ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, जिसमें पेशेंट को लोअर बैक पेन रहता है, पेनिस में पेन रहेगा, स्क्रोटल पेन रहेगा, मतलब टेस्टिस में पेन रहेगा। दूसरा, इसमें हमें और ज्यादा सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। साथ में आपको देखने को मिलेगा कि पेशेंट को, जो पेशेंट का यूरिन है उसमें WBC या फिर हमें क्या बैक्टीरिया देखने को मिल सकता है। समझ आया? अगर हम वही बात करें नॉन इन्फ्लामेटरी की, तो इधर कोई एविडेंस पेशेंट के पास नहीं रहेगा कि पेशेंट को कोई सिम्टम्स हैं, पेशेंट में कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे, पर पेशेंट ये चीज फील करेगा, ये चीज एक्सपीरियंस करेगा, उसको प्रोस्टाइटिस की प्रॉब्लम है। पेशेंट कभी कभार फील करने लगता है, तो पेशेंट को लगता है कि उसको प्रोस्टाइटिस की प्रॉब्लम है। ठीक है, पर ऐसा कोई एग्जैक्ट सिम्टम्स नहीं होता है कि पेशेंट को कोई प्रोस्टाइट के जो रिलेट करते हैं सिम्टम्स वो है। दूसरा, अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया है कि प्रोस्टाइटिस की अगर प्रॉब्लम रहती है, प्रोस्टेट की इन्फ्लामेशन हो रही है, और हम मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पेशेंट को क्या होने वाला है, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली है। तो देखते हैं। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? जी बिल्कुल सही बोला। फर्स्ट सिम्टम जो आने वाला है, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। ठीक है, दूसरा जो सिम्टम्स आने वाला है दोस्तों, डिसयूरिया, जिसको आप क्या बोलते हैं, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। साथ में आपको देखने को मिलेगा हिमेचूरिया। हिमेचूरिया मतलब ब्लड इन यूरिन। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आपको देखने को मिल सकता है फीवर विद चिल्स। मतलब क्या है कि जब बुखार आएगा तो पेशेंट को साथ में ठिठुरन भी महसूस होगी। लोअर एब्डोमिनल में पेन पेशेंट को हो सकता है।
यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम पेशेंट को रह सकती है क्योंकि ब्लैडर प्रॉपर खाली नहीं हो पाएगा। ब्लैडर इरिटेशन की प्रॉब्लम पेशेंट को रह सकती है। और क्या क्या होना चाहिए? और पेशेंट को रहने वाला है लोअर बैक पेन। जी बिल्कुल, रहने वाला है क्या? लोअर बैक पेन। और बताइए क्या होगा? जी हाँ, ये बहुत सारे सिम्टम्स पेशेंट को फील करते हैं। आपको देखने को मिलेगा इसमें पायूरिया, पस कलेक्शन आपको देखने को मिलता है। अगर पेशेंट को यूटीआई की प्रॉब्लम है, यूटीआई इन्फेक्शन है, तो आपको पस कलेक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है यूरिन के अंदर। और साथ में क्या क्या रहेगा बताइए, कमेंट कीजिए हमें। जो डिस्चार्ज रहेगा कैसा रहेगा? पेनफुल रहेगा और पेशेंट को इजैकुलेशन में भी प्रॉब्लम होगी। तो हम लिख सकते हैं प्रॉब्लम इन इजैकुलेशन। ठीक है साथियों, प्रॉब्लम इन इजैकुलेशन। जब पेशेंट इजेक्ट करता है या स्पर्म इजेक्ट करता है तो उसको प्रॉब्लम रहने वाली है। ठीक है, पेन भी होगा, साथ में पेशेंट को रहेगा मसल पेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? मलेज। ठीक है, क्या रहने वाला है? मसल पेन। तो इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट फील करता है जब पेशेंट को प्रोस्टाइटिस की प्रॉब्लम होती है। दूसरा, पेशेंट को जब ये सीवियर कंडीशन में या सीवियर फॉर्म में जाता है तो पेशेंट को ये कंडीशन बीपीएच में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपोप्लेशिया और हाइपरट्रोफी। जिस कंडीशन को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें बीपीएच हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि पेशेंट को डायग्नोस किस तरीके से, ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसको किस तरीके से पहचाने, समझ आया? किस तरीके से उसको रिवील करें, किस तरीके से, में कौन सी जांच हमें करानी चाहिए कि प्रोस्टाइटिस की प्रॉब्लम को हम अच्छे से ट्रीट कर सके और उसको पहचान सकें। अगर आप समय रहते इस चीज का इलाज करवा लेते हैं तो ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ट्रीटेबल है, इसका इलाज संभव है। तो देखते हैं कौन कौन से वो टेस्ट हैं और कौन कौन सी वो जानकारी है जो हमें पेशेंट से लेनी चाहिए। सबसे पहले हम करें दोस्तों हिस्ट्री कलेक्शन। जी बिल्कुल, हिस्ट्री कलेक्शन। आप पेशेंट से पूछेंगे कि कंडीशन जो है वो कितने समय से है। जी हाँ, अगर आपको यूरिन पास करते समय किन किन प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, जैसे यूरिन पास करते समय जलन का होना, यूरिन पास करते समय डिफिकल्टी होना, या यूरिन का रुक रुक कराना, या फिर यूरिन के साथ साथ कोई ब्लड तो नहीं आ रहा है सॉरी, तो चीजें पूछ सकते हैं। दूसरा पूछ सकते हैं कोई प्रीवियस सर्जरी तो नहीं है, लोअर एब्डोमिनल या पेल्विक से रिलेटेड कोई सर्जरी तो नहीं है। दूसरा हम पूछ सकते हैं साथ में पेशेंट को स्पाइनल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्पाइन की कोई सर्जरी तो नहीं जिसकी वजह से नर्व कंप्रेशन हुआ। ठीक है, तो ये चीजें हम किसमें पूछते हैं? हिस्ट्री कलेक्शन में पूछते हैं। दूसरा हम पूछ सकते हैं कि पेशेंट को जो प्रॉब्लम है वो कितने समय से है, ये आपने कर लिया। दूसरा हम बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की, जिसमें आपको पेशेंट इरिटेट नजर आएगा। ठीक है, नंबर 3 पे जो बात करने वाले हैं वो है ब्लड इन्वेस्टिगेशन। अब आप मुझे बताइए कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन हम किस लिए कर रहे हैं? आप हमारे साथ जुड़े हैं, अच्छी बात है, पर आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो अगर जितनी भी यूरिन से रिलेटेड हम कर रहे हैं कि किडनी से प्रॉब्लम है तो हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं? ब्लड इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं किस लिए?
WBC का काउंट चेक करने के लिए। ठीक है, दूसरा हमको पैथोजन को डिटेक्ट करने के लिए, और ESR के लिए। ठीक है, फोर्थ नंबर पे हम करते हैं सीमेन टेस्ट। ये हम किसके लिए कर रहे हैं? पैथोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिफ्थ नंबर पे आप यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं। आप देखेंगे कि पेशेंट का जो यूरिन है वो किस कलर का है। ठीक है, अगर ब्लड आ रहा है तो आपको ये रिवील हो जाएगा कि पेशेंट को हेमेचूरिया प्रॉब्लम तो है। साथ में आपको पेशेंट का अगर यूरिन वाइट कर्डी दिख रहा है, उसकी जो क्वालिटी है वाइट दिख रही है, या उसका जो आप एनालिसिस करते हैं तो उसमें आपको दिखेंगे WBC, मतलब क्या, पस सेल्स आपको देखने को मिल सकती हैं। दूसरा, और पेशेंट का आपको दिख जाएगा कि पेशेंट का जो पैथोजन वो सॉरी जो WBC है, जब आप उसका कल्चर कराएंगे तो उसमें आपको ये पैथोजन का भी डिटेक्शन हो जाएगा। मीन्स आप एक करवाएंगे यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर आप करवाएंगे बैक्टीरिया के डिटेक्शन के लिए, जिसके बाद आप क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया का डिटेक्शन हो जाएगा उसके लिए आप एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब करने वाले हैं ट्रीटमेंट में। तो डिटेक्शन हमें कहाँ से मिलेगा? वो यूरिन कल्चर से। इसके बाद आप करवाने वाले हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड आप करवाएंगे एक। ठीक है, दूसरा आप करवाएंगे फ्लोमेट्री टेस्ट, जिससे आपको पता लगेगा यूरिन फ्लो कैसा है और कितना है। ठीक है, एक इसमें आप करवाएंगे सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी कराते हैं टू विजुअलाइज यूरिनरी ट्रैक्ट, जिसके अंदर आप यूरेथ्रा, एक्सटर्नल और इंटरनल स्पिंटर, साथ में ब्लैडर का भी आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। और एक इसमें कराएंगे आप प्रोस्टेट एक्सप्रेस एंड यूरिन। मीन जिसमें आप क्या देखेंगे, इन्फेक्शन और प्रोस्टेट के साइन। जिसमें आप देखेंगे इन्फेक्शन मतलब क्या है कि कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा पैथोजन ये चीज को कॉज कर रहा है। ठीक है, तो ये टेस्ट है हमारे जिसमें हम ये चीजें करवा सकते हैं और इसको हम रिवील कर सकते हैं कि प्रोस्टाइटिस की प्रॉब्लम रहने वाली है। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट दोस्तों होने वाला है हमारे सिम्टम्स के बेसिस पर। जिस तरीके से पेशेंट को मतलब क्या है कि बैक्टीरिया की वजह से हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट को एंटीबायोटिक हमें देनी है। तो हम देखते हैं सबसे पहले अब देखिए जो मेडिकल मैनेजमेंट वाला है, सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, पेशेंट का पेन रिलीफ करना है। तो हम क्या क्या देंगे पेशेंट को? एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। और
एनाल्जेसिक। तो इसमें जो मेडिकेशन होने वाली है दोस्तों वो होती है आइबुप्रोफेन 350 mg। आप इसमें पेशेंट को डाइक्लोफेनिक भी दे सकते हैं पेन को रिलीव करने के लिए। जो डाइक्लोफेनिक है इसकी डोज रहने वाली है 50 mg बीडी। ये भी आप बीडी दे सकते हैं, मीन्स ट्वाइस इन अ डे। अब एंटी इंफ्लेमेटरी एनाल्जेसिक आपने दे दी। अब सेकेंडली हम बात करते हैं दोस्तों इसकी एंटीबायोटिक की। एंटीबायोटिक आप पेशेंट को बेसिस पे देंगे जब पैथोजन का डिटेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जब पैथोजन का डिटेक्शन हो जाएगा तो उसके बेसिस पे आप क्या करने वाले हैं, एंटीबायोटिक। तो फिर भी अगर हम कोई कॉमनेस्ट जो कॉमन ड्रग्स है एंटीबायोटिक, उनके नाम मैं तुम्हें बताता हूँ जो प्रिस्क्राइब की जाती है और एक जो यूरोलॉजिस्ट होता है वो प्रिस्क्राइब करता है। तो वो दोस्तों होती है सिप्रोफ्लोक्सासिन, फाइव 500 mg, ओफ्लोक्सासिन 400 mg, सुबह शाम ले सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें इसमें डॉक्सीसाइक्लिन की, तो ये रहने वाली है 100 से 200 mg। ये भी आप बीडी ले सकते हैं। एक एंटीबायोटिक इसमें आती है दोस्तों ट्राइमेथोप्राइम, ठीक है। तो एक एंटीबायोटिक हमारी सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गई, दूसरी हमारी हो गई ओफ्लोक्सासिन और डॉक्सीसाइक्लिन और ट्राइमेथोप्राइम। इनकी डोज जो रहने वाली सिप्रोफ्लोक्सासिन के लिए 500 mg, ओफ्लोक्सासिन 200 से 400 mg और डॉक्सीसाइक्लिन हमारी 100 से 200 mg, ट्राइमेथोप्राइम हमारी रहने वाली है 100 से 200 mg। ये आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। तो ये बेसिकली जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए मेडिकेशन दी जाती है, ताकि बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, कंटिन्यू ग्रो करता है और बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए चाहिए फॉलिक एसिड। तो ये जो मेडिसिन है ये क्या करती है, फॉलिक एसिड को स्टॉप करती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया किल हो जाता है। समझ आया। अगर हम बात करें इसकी जो मसल रिलैक्सेंट इसमें हम देने वाले हैं वो होती हैं अल्फा ब्लोकर। जी बिल्कुल, इसमें जो मेन मेडिकेशन हमें पेशेंट को देनी है वो है अल्फा ब्लोकर, जिसकी वजह से क्या होने वाली है, जो प्रोस्टेट की जो मसल्स हैं, जो उसके सराउंडिंग टिश्यू हैं, उनको क्या करना है, हमें रिलैक्स करना है, जिसकी वजह से जो यूरेथ्रा पे प्रेशर पड़ रहा है वो रिलीज हो जाए। ठीक है, और पेशेंट को यूरिन पास करने में थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो नेक्स्ट जो मेडिकेशन होने वाली है वो है अल्फा ब्लोकर। समझ आया। जो अल्फा ब्लोकर ये मेडिकेशन है ये होती है मसल रिलैक्शन, मतलब मसल्स को रिलैक्स करती हैं और स्मूथ करती है। तो सबसे पहले जो मेडिकेशन होने वाली है वो हमारी वो होने वाली है टेराजोसिन। टेराजोसिन जिसको हम हाइड्रीन के नाम से भी, ब्रांड नेम इसका हाइड्रीन के नाम से भी आता है। दूसरा डोक्साजोसिन, ठीक है, इसका जो नाम है कार्डूरा, कार्डूरा के नाम से ये मेडिकेशन आती है। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें इसकी तो एल्फुजोसिन, एल्फुजोसिन, जो एल्फुजोसिन का नाम है यूरोजेट्रेल, यूरोजेट्रेल। फोर्थ नंबर पे जो मेडिकेशन आनी है टेम्सुलोसिन, टेम्सुलोसिन, इसको हम बोलते हैं फ्लोमैक्स। क्या बोलते हैं, फ्लोमैक्स। और लास्ट में हमारी मेडिकेशन होने वाली है सिलोडोसिन, सिलोडोसिन, जिसको हम बोलते हैं रेपेफ्लो, रेपेफ्लो।
जो इनकी डोज दोस्तों होने वाली है, सबसे पहले जो टेराडोसिन है हाइड्रीन, इसकी डोज जो रहने वाली है 5 से 10 mg। डॉक्साजोसिन की जो डोज रहने वाली है वो होती है 4 से 8 mg। समझ आया? 4 से 8 mg। वहीं अगर हम बात करें एल्फुजोसिन की, ठीक है, वहीं अगर हम बात करें एल्फुजोसिन की तो उसकी डोज रहने वाली है 10 mg। टेम्सुलोसिन की बात करें तो 0.4 से लेके 0.8 mg आप इसमें दे सकते हैं। अगर हम बात करें सिलोडोसिन की, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर सिलोडोसिन की तो रहने वाली है इसकी 8 mg। तो दोस्तों इसकी जो डोज है ये एक दिन के लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं एवरीडे। ठीक है, क्या है ये? एवरीडे। तो ये क्या थी? इसकी मेडिसिन थी। अल्फा ब्लॉकर जो मेडिकेशन होती है मसल को रिलैक्स करती है, जो यूरेथ्रा के ऊपर प्रेशर डालती रहती है, जो इसका साइज नैरो हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट का यूरिन पास नहीं हो पाता है। समझ आया? तो दोस्तों ये मेडिकेशन थी। अगर हम बात करें इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले पेशेंट का आपको क्या करना है, जो उसकी एंजाइटी है उसको रिलीज करना है, और जल्द से जल्द पेशेंट का जो ब्लड है उसको ड्रेन आउट कराना है। आपको कैथेटर लाइन डालनी है। पेशेंट का आप डाइटरी पैटर्न मॉडिफाई कर सकते हैं और पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें कि ये ऐसी कंडीशन नहीं है जिससे पेशेंट की जो हेल्थ है उस पर कोई इश्यू पड़े। ये जो कंडीशन होती है एज के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। मीन्स जो प्रोस्टेट का साइज है वो एज के साथ साथ बढ़ता जाता है। जो हमारी ग्लैंड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एज के साथ साथ हमारी बढ़ती जाती है। इसका साइज रुकता नहीं है, इसका वेट भी नहीं रुकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि पेशेंट की अगर 60 साल की उम्र है तो उसका जो प्रोस्टेट का साइज है वो कितना रहना चाहिए, मैं बोलता हूँ कि 35 ग्राम उसका साइज रहता है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नई कंडीशन के साथ, नई एक अच्छी कंडीशन जो आजकल कॉमन हो रही है। देखते हैं नई वीडियो में हम क्या क्या लेके आने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।